नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको लोहारू से सामने आ रही है, जहां पर कृषि मंत्री ने हलके का दौरा किया है। जेपी दलाल ने लोगों की समस्याओं को भी सुना है। सिवानी कैनाल के पंप हाउस का उन्होंने निरीक्षण किया है। जर्जर हो चुकी मोटरों को बदलने के जेपी दलाल ने आदेश भी दिए हैं। 50 से 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पंप सेट बदलने से पानी पहुंचने में आसानी होगी। वही जेपी दलाल का कहना है कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है। तो लोहारू से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। कृषि मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। जेपी दलाल ने लोगों की समस्याओं को भी सुना है। इसके अलावा सिवानी कैनाल के पंप हाउस का भी जेपी दलाल ने जायजा लिया है। जर्जर हो चुकी मोटरों को बदलने के भी उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं। 50 से 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो वही पंप सेट बदलने से पानी पहुंचने में अब आसानी हो पाएगी। जेपी दलाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है। तो लोहारू से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हलके का दौरा किया है। वहां पर उन्होंने लोगों की परेशानियों को सुना। सिवानी कैनाल के पंप हाउस का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही जर्जर हो चुकी मोटरों को बदलने के भी जेपी दलाल ने आदेश दिए हैं। 50 से 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पंप सेट बदलने से पानी पहुंचने में आसानी होगी। किसान हितैषी है प्रदेश सरकार, ऐसा कहना है कृषि मंत्री जेपी दलाल का। तो लोहारू से उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दौरा किया है। लोगों की परेशानियों को उन्होंने ध्यान से सुना। इसके अलावा सिवानी कैनाल के पंप हाउस का निरीक्षण किया। जर्जर हो चुकी मोटरों को बदलने के भी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आदेश दिए हैं। इसमें 50 से 60 करोड़ की लागत आएगी। पंप सेट बदलने से पानी पहुंचने में आसानी भी होगी। जेपी दलाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी है। तो लोहारू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि मंत्री का दौरा रहा है। जेपी दलाल ने लोगों की समस्याओं को सुना है। सिवानी कैनाल के पंप हाउस का निरीक्षण किया गया और जो मोटरें खराब हो चुकी थी, जर्जर हो चुकी थी, उन्हें बदलने के भी आदेश दिए गए हैं। ऐसा करने में 50 से 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। चलिए बढ़ते अब आगे। सोनीपत के किसानों ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और खराब हुई फसलों के बारे में सीएम को जानकारी दी। किसानों ने सीएम को गांव आकर जायजा लेने का न्योता दिया। सीएम ने भी किसानों का न्योता स्वीकारते हुए जल्द ही गांव में दौरा कर खराब फसलों का जायजा लेने का आश्वासन दिया। सीएम ने मौके पर ही कुछ समस्याओं का हल भी निकाला, तो कुछ समस्याओं के जल्द हल का आश्वासन दिया। साथ ही सीएम ने ड्रेनों की सफाई के आदेश, बिजली का उचित प्रबंध और गिरदावरी के तुरंत आदेश भी दिए। तो वही झरोटी और आसपास के 18 गांव के किसानों ने जनसभा के आयोजन का ऐलान किया। किसानों ने कहा कि उन्हें सीएम से पूरी उम्मीदें हैं। ऐसा है सर, हमारे गांव में और आसपास के गांव में 24 तारीख को बहुत भारी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण हमारी फसल बिल्कुल चौपट होगी और हमारे पास दाना भी नहीं बचा। खेतों में पानी भरा हुआ है। और आज हमारे गांव के आसपास के सरपंच, मौजूद आदमी, हरिजन, वाल्मीकि, हम सब मिलकर सीएम साहब के पास आए हैं। आज हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत किया। हम आज 60 साल की उम्र में पहली बार सीएम साहब से मिले हैं। हमने तो ऐसा भगवान दिखाई दिया जैसे बस पूछो मत ना। हमारे को तो हम तो अपने आंसू नहीं डांट सकते खुशी के कारण। आज सीएम ने हमारा इतना स्वागत किया है और हमारे अनुसार 6 तारीख को हमारे गांव में निमंत्रण मैंने दिया, वो उसने स्वीकार किया है। हाँ, मैं राजवीर दैया, ब्लॉक चेयरमैन खरखोदा। 24 तारीख को हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो आसपास के गांव पंचायत इकट्ठी हुई थी झरोठी गांव में। चारों तरफ के सरपंच आ रहे थे, मौजूद आदमी आ रहे थे। तो हमने एक सर्व समिति से एक निर्णय लिया गया, जिसमें हम आज अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिलने आए और हमने आकर अपनी समस्या बताई। तो उसने कुछ समस्या तो अभी हमारे सामने टेलीफोन करके और उनका समाधान कर दिया। जैसे ड्रोनों की सफाई, 24 घंटे बिजली और गिरदावरी के आदेश हमारे सामने मुख्यमंत्री जी ने डीसी साहब को दे दिए गए हैं। आप भी आ जाओ।
इसी बीच रुक कर लेते एक और बड़ी खबर सीधा झज्जर से सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा इसमें मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के मुख्य अतिथि इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित कुमार जुड़ चुके हैं। सुमित, हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दें कि आज झज्जर में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रशासन की तरफ से रखा गया है और कार्यक्रम में जो रोहतक लोकसभा के सांसद है अरविंद शर्मा, वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और कार्यक्रम स्थल के चारों ओर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी जवान जो है तैनात किए गए हैं और साथ ही हरियाणा पुलिस के भी जवान तैनात किए गए हैं और सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। किसानों के विरोध के भय से ये जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है और किसानों के विरोध के डर से ही मुख्य अतिथि का नाम भी गुप्त रखा गया है इस कार्यक्रम में। और फिलहाल जो है झज्जर जिला उपायुक्त और झज्जर पुलिस अधीक्षक जो है कार्यक्रम स्थल में पहुंच चुके हैं और जैसे अभी इस कार्यक्रम में जो है रोहतक लोकसभा के सांसद अरविंद शर्मा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जो पुलिस सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। फिलहाल जो है किसानों को इस कार्यक्रम के बारे में और ना ही सांसद के आने के कार्यक्रम के बारे में कुछ तक भी कोई किसी प्रकार की भी कोई सूचना यहाँ पर नहीं है। जी सुमित, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है और इसमें कौन कौन शामिल होगा? देखिए, आपको बता दें कि इसमें जो हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का जिला प्रशासन झज्जर जिला प्रशासन की तरफ से रखा गया है और इसमें जो है नुक्कड़ नाटिका भी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम हरियाणी कल्चर पर भी कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें जो झज्जर जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक और स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हैं और आम जनता भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत सारा उत्साह से वहां पे कार्यक्रम में भीड़ जुटी हुई है। और जो है इसमें मुख्य अतिथि है, जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोहतक लोकसभा के सांसद अरविंद शर्मा इसमें शिरकत करेंगे और कुछ ही क्षण में जो है सांसद अरविंद शर्मा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। शुक्रिया सुमित कुमार, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा इसमें मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। जेपी दलाल ने कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया तो कई समस्याओं को सुलझाने के आदेश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस गलतफहमी न पाले कि लोग बीजेपी से नाराज होकर उन्हें वोट देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि लोगों को डूबते जहाज यानी कांग्रेस की तरफ देखना पड़े। साथ ही कहा कि हरियाणा का किसान जागरूक है, जिसने सरकार के पराली प्रबंधन का फायदा उठाया और पराली जलाना बंद कर दी। कृषि मंत्री ने धनाना गांव में बार बार टूट रही माइनर पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही एक हफ्ते में धान की फसल में खड़े हुए पानी को निकालने के सख्त निर्देश दिए और कहा कि सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही से किसान का नुकसान हुआ होगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। हमने पराली कंज्यूम हो उसके लिए यूनिट लगवाई हैं, गैस के प्लांट लगवाए हैं, पावर के प्लांट लगवाए हैं। इंडियन ऑयल ने एथेनॉल का प्लांट भी लगाया है जो चालू हो जाएगा। 3-4 जिलों की पराली तो वो अकेला ही कंज्यूम कर लेगा। और जो बेलर दिए हैं, कल ही मैं आया था चंडीगढ़ से, यहाँ पर रास्ते में देखता आया हर जगह हर खेत में गांठ बना रखी है और किसान भाइयों को समझ में आ गया कि भाई जो पराली से उसको आमदनी भी हो सकती है और 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार देती है। पराली उसकी बिकती भी है और उसको ये भी पता है कि जो पराली में अगर आग लगाते हैं तो जो मित्र जीव हैं वो मर जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है।
इसी बीच रुक करते एक और बड़ी खबर सीधा सोनीपत से आ रही है, जहां पर किसान आंदोलन अभी भी जारी है। कृषि कानूनों पर आंदोलन जारी है। दिल्ली सीमाओं पर लगातार किसान डटे हुए हैं। इसी बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन को उठाने की कोशिश ना की जाए। किसान शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें उठाने की कोशिश ना की जाए। तो किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का बड़ा बयान, आंदोलन को उठाने की कोशिश ना की जाए, किसान शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। कृषि कानूनों पर लगातार आंदोलन जारी है। दिल्ली सीमाओं पर किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अभी भी डटे हुए हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन को उठाने की कोशिश ना की जाए, किसान शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें उठाने की कोशिश ना की जाए। तो किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। दिल्ली सीमाओं पर लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का इसी बीच बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन को उठाने की कोशिश ना की जाए, किसान शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। ये कहना है किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का। गुरनाम सिंह चडूनी का कहना है कि किसानों को उठाने की कोशिश की तो अब की बार सीधा प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर दिवाली मनाएंगे। किसान नेताओं से गुरनाम सिंह चडूनी ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको रात को भी संदेश आए तो दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तैयार रहे। चलिए बढ़ते अब आगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके मुताबिक हरियाणा के 14 एनसीआर के जिलों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन लगाया गया है, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी और चरखी दादरी समेत 14 जिले शामिल हैं। यानी इन जिलों में पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक रहेगी। सीएम मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भूटान देश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स चलता है। इसके आधार पर प्रदेश में अच्छे पैरामीटर बनाएं, जिससे सभी लोग खुश रहे। इसके अलावा सीएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर गति बढ़े और उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को मिले। सीएम ने आगे कहा कि हर गांव का विकास करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति गांव के विकास से संबंधित मांग कर सकता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उस स्तर की शिक्षा के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल, प्राइमरी शिक्षा के लिए प्लेवे स्कूल और आदर्श स्कूल बनाए गए हैं। वहीं सीएम ने ई ऑफिस यूजर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समस्या निवारण प्रणाली का उद्घाटन किया। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। गोहाना कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने अपने निवास स्थान पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और पूर्व पीएम वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। इस दौरान जगबीर मलिक ने इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर कहा कि दूसरी पार्टियों ने चुनाव के अंदर दबकर पैसे चलाए हैं, जिसके कारण कांग्रेस के कैंडिडेट को नुकसान हो सकता है। अगर पैसे का सहारा ना लिया गया होगा तो कांग्रेस कैंडिडेट पहले नंबर पर आएगा। यदि तो पार्टियां पैसे का सहारा नहीं लेंगी तो कांग्रेस का एक नंबर पे आएगा, क्योंकि पैसे का ये बताते हैं कि पैसे का बहुत भारी रोल रहा उस एरिया में। गलत तरीके से पैसा बांट कर जो लोग करते हैं तो उससे तो कांग्रेस का नुकसान हो सकता है, नहीं तो कांग्रेस एक नंबर है। इलाहाबाद उपचुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरे होने के बाद अब मतगणना की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। मतगणना बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के लॉ भवन में होगी। यहां ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रांग रूम सील किया गया है।
पहली लाइन में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी पंक्ति में एचएपी और तीसरी पंक्ति में हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के मुख्य द्वारों पर भी फोर्स तैनात की गई है। बीएसएफ की कंपनी को रिजर्व भी रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे भी तैनात किया जा सके। मतगणना 2 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को 2 घंटे पहले मतगणना केंद्र में एंट्री दी जाएगी। मोबाइल, बेल्ट, कॉपी पेन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मुख्य द्वार पर ही रख लिए जाएंगे। डीएसपी राजेश चेची ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्वक तरीके से मतगणना करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मतगणना के समय केंद्र में पहुंचने वाले लोगों से उन्होंने सहयोग की अपील की है। इसमें जैसा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि 3 लेयर में सुरक्षा होगी। तो इसमें पहला घेरा जो है पैरामिलिट्री का रहता है स्ट्रांग रूम के चारों तरफ, और उसके बाद दूसरा घेरा आर्मेड पुलिस या आईआरबी, तो हमने एचएपी आर्मी की जो लगाई है एक प्लाटून, वो उसके तीसरा घेरा होता है हमारा हरियाणा पुलिस का। तो ये है। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये किया गया है कि गेट्स पे भी गार्ड लगाई गई है। तीनों जो गेट हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के, तीनों जगह गार्ड है, और एक पेट्रोलिंग के लिए राइडर और पीसीआर भी चारों तरफ छोड़ी गई, तो पुख्ता व्यवस्था की गई है। काउंटिंग में भी यही होगा जैसा हमेशा से सीडीएलयू में जब भी हम काउंटिंग करवाते हैं कि मेन गेट से ही आप मोबाइल फोन, आपकी व्हीकल, गाड़ी जो भी बाहर छोड़ना पड़ेगा, और जो ऑथराइज्ड एजेंट हैं जिनको जो भी पार्टी के इंडिपेंडेंट लोगों के जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से जिनको पास अलाउड होंगे वही आगे। फरीदाबाद के प्रसिद्ध उद्योगपति सज्जन कुमार जैन ने हर खबर हरियाणा की लॉन्चिंग पर शुभकामना देते हुए कहा कि मीडिया समाज का आईना होता है और उसे समाज के हित में कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए काम करना चाहिए। वही हमारे संवाददाता बीडी कौशिक ने उद्योगपति सज्जन कुमार से बातचीत की, सुनिए जरा। नमस्कार, मैं हूं बीडी कौशिक, हर खबर चैनल से। हमारा विभिन्न शख्सियतों से मिलने का दौर जारी रहता है और आज हम बात करेंगे इंडो ऑटोटेक के चेयरमैन सज्जन कुमार जैन जी से। तो आइए बात करते हैं कि उनका अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में और उन्होंने किस तरीके से फर्ज से अर्श तक का सफर तय किया है, इस विषय पे उनका क्या कहना है। तो आइए बात करते हैं सज्जन कुमार जी से। सज्जन कुमार जी, आपका हर खबर पे स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका जो जमीनी सफर है वो कहां से आपने शुरू किया और बिजनेस की बुलंदियों तक आप किस तरीके से पहुंचे हैं, थोड़ा उसका विवरण दें। धन्यवाद कौशिक जी। सबसे पहले तो मैं साधना चैनल को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने हर खबर हरियाणा चैनल को लॉन्च किया है। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अपनी शुरुआत बिजनेस की फरीदाबाद से ही शुरू की है। 68 में मैं फरीदाबाद पहली बार आया हूँ और 1-1.5 साल मैंने एक किसी कंपनी में पहली और आखिरी नौकरी की थी। उसके बाद मैंने एक सिंगल मशीन से ही अपना भविष्य स्टार्ट किया था। फरीदाबाद में बढ़ती महंगाई को देखकर अब लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। महिलाओं ने बीजेपी सरकार को महंगाई को लेकर जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार महंगाई पर रोक लगाने में नाकामयाब रही है। वहीं जब सब्जी विक्रेता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीछे से ही सब्जियां महंगी आ रही है और 2 महीने तक फिलहाल सब्जियां ऐसे ही महंगी रहेगी। घर के बजट, सिलेंडर देख लो, सब्जी देख लो, बच्चों की फीसें देख लो, हर एक चीज़ पे असर है। कोई भी चीज़ हो, बंदे का जीना मुश्किल हुआ है। सिर्फ एक जान है जो बंदे की सस्ती, और कुछ भी नहीं। कोई भी पार्टी है, किसी को भी देख लो, कोई भी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, आम पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, सब ये धर्म के नाम पे लड़ाई। किसी को इधर किसी का भी ध्यान नहीं है। बच्चों के जब स्कूल बंद है तो क्यों उनसे फीसें क्यों ली जा रही है? पहले ये पूछो, आधी कर दो कम से कम। बच्चों की फीस आधी कर दो। जब स्कूल की मेंटेनेंस नहीं, कोई आप सफाई नहीं, बिजली का बिल नहीं, तो उनको कुछ तो करो। नेट पे भी उनका वो लगाओ, वाईफाई बच्चों पे। पेट्रोल डीजल के दाम पे आग लगी हुई है, रोज बढ़ते हैं।
नूंह जिले के गांधी पार्क में मिड डे मील वर्करों ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जिले के सभी ब्लॉक और स्कूल से पहुंचे मिड डे मील वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील वर्कर यूनियन हरियाणा के सहयोग से अपना ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। मिड डे मील वर्कर ऑल इंडिया के महासचिव जय भगवान ने बताया कि मिड डे मील वर्कर्स काफी समय से अपनी मांगों और समस्याओं के हल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में नूंह जिला मुख्यालय के गांधी पार्क पर सभी जिले के मिड डे मील वर्कर जमा हुए। उन्होंने आगे कहा कि आगामी 13 नवंबर को मिड डे मील वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर करनाल में एक विशाल रैली भी निकालेंगे। उसी को लेकर गांधी पार्क में मिड डे मील वर्कर्स की बैठक हुई और उपायुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। लागू करो, मिड डे मील वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिड डे मील वर्कर को हमारी एकता। हाँ, मेरा नाम जय भगवान है और मैं मिड डे मील वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव हूँ। और ये जो आज कार्यक्रम रखा गया है, मिड डे मील वर्कर्स हैं जो नूंह जिले की वर्कर्स यहाँ पर आई हुई है। और मुख्य जो समस्या हमारे सामने आ रही है कि जो वर्कर भी कह रहे थे कि हम काम करते हैं तो हमें तनख्वाह पूरा साल मिलनी चाहिए, तो 10 महीने तनख्वाह मिलती है, वो भी 3,500 रुपये मिलता है। और अभी कई महीनों से कई स्कूल ऐसे हैं जहां इस साल 1 साल में केवल 1 महीने की तनख्वाह मिली है। तो आप ये बताइए कि 9 महीने 8 महीने अगर वेतन नहीं मिलेगा तो ये जो मिड डे मील वर्कर हैं जो गरीब परिवारों से हैं उनका कैसे गुजारा चलेगा। झिरका नरियाले गांव में स्कूल में काम करते हैं, प्राइमरी में। और जी हम चाहते हैं हमारी तनख्वाह करीबन घनी ना तो कम 10,000 तो होनी चाहिए। हम सारे दिन काम करते हैं, मजदूर आदमी है, 300-400 बच्चा को खाना भी बनाते हैं और 12 महीना की मिलनी चाहिए ना। तो हमें 12 महीना की तनख्वाह मिलती है और 3,500 रुपये मिलते हैं। कम से कम घर को गुजारो करें। बच्चे ने पढ़ा क्या करें उसमें, हम इतनी महंगाई चल रही है तो सरकार हमारी मांग पूरी करे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कांग्रेस के जिला कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने हर खबर हरियाणा से बातचीत की। आज हम भारत की आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और आज़ादी के बाद जिन्होंने देश को एकीकरण करने में और देश को मजबूती देने में अपना एक साहसिक किरदार निभाया, आज उन दोनों नेताओं को हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और बलिदान दिवस के तौर पे हम यहाँ आज रक्तदान शिविर का आयोजन करके आने वाली पीढ़ियों में हम उन नेताओं के आदर्शों पे, उनके दिखाए हुए रास्तों पे और मजबूत इरादों से हम अपने आप को तैयार करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।